चलिए बच्चों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और कंसोलिडेशन हमारा चल रहा था, इसी कंसोलिडेशन का एक सेशन हमारा हो चुका है। उस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस सेशन को नहीं देखोगे तो अब आपको आगे पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर डेवलप करना है, तो डेफिनेटली पहले सेशन को जरूर देखें। और मेरे हिसाब से शायद 2 आवर्स का होगा, देन उसके बाद आप आगे बढ़ें, क्योंकि कंसोलिडेशन का आपको पता है एग्जाम के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। अब वो कहाँ से आता है, दोनों पैटर्न मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था जनरल कंसोलिडेशन, जिसका हमने ऑलरेडी 2 से 3 एग्जाम्पल दे चुके हैं। दूसरा आता है चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग सीए फाइनल का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक माना जाता है, और सीएमए फाइनल में भी काफी बार पूछा गया है। तो मैं चेन होल्डिंग पर एक पर्टिकुलर एक सेशन लूंगा 1.5 से 2 घंटे का, तो चेन होल्डिंग प्रॉपरली वहां देखेंगे। अभी हम जितने भी केसेस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे जनरल केसेस पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या सर चेन होल्डिंग के अंदर अलग से कुछ एडजस्टमेंट किए जाएंगे? मैंने बोला वहां पर अलग से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर रहे हो, सिमिलर पैटर्न पर कैलकुलेशन आप वहां पर भी करोगे। बट वहां पर एक एनसीआई की कैलकुलेशन जो है, और जो आपका सॉरी एनसीआई की जो कैलकुलेशन वो थोड़ी सी डिफर होगी, वो थोड़ा आपको वहां पर देखना पड़ेगा। अदरवाइज सारी की सारी कैलकुलेशन जैसे हम यहाँ पर सीख रहे हैं वैसे की वैसे वहां पर भी हम सीखना है वाले हैं। वहां थोड़ा प्रेजेंटेशन कर कैलकुलेशन थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है वहां पर। तो डेफिनेटली मैं उस पूरा 1.5 से 2 घंटे का पूरा सेशन लूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बेसिकली बेसिक कंसेप्ट दिया था कि आप कब कब कौन कौन से स्टैंडर्ड के अप्लाई करोगे, 110 कहां पर लगेगा। मैंने बेसिकली बोला जब डेट ऑफ एक्विजिशन होती है, डेट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उस दिन हमारा जो लगता है 103 लगता है। और जब उसके बाद जितनी भी रिपोर्टिंग डेट आती है, उस रिपोर्टिंग डेट को आपका 110 की एप्लीकेबिलिटी होती है। बट 110 जब भी हम बना रहे होते हैं, जब हम रिपोर्टिंग पीरियड की बात कर रहे होते हैं, तो उस रिपोर्टिंग पीरियड पर भी गुडविल की कैलकुलेशन और बार्गेन परचेज की कैलकुलेशन आपके डेट ऑफ कंट्रोल की ही लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होता है, डेट ऑफ कंट्रोल को हमें नेट असेट्स की फेयर वैल्यू निकालनी होती है। उस फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमने एक छोटी सी टेबल की एक हमने टेबल बनाई थी। उस टेबल के सपोर्ट से हमने उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर सीखा था। जैसे मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दी भी थी कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा हमने बोला कि यहाँ पर फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपके लिए, कि बेसिकली जब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे होते हैं, जब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हो तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से काम कर रही होती है कि जो बाउंड्री बॉल दिख रही है ना आपको, ये बाउंड्री बॉल दिख रही है, या तो इसको ले लो आप, या फिर आप दोनों वाले इन वाले पॉइंट को ले लो। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो भी आपके पास नेट असेट्स आता है, या फिर आप इनको ऐड कर दोगे और इस लाइबिलिटी को लेस कर दोगे तो भी आपके पास नेट असेट्स ही निकल करके आता है। ये मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था। तो मैंने ये भी बताया था कि जब हम कंसोलिडेशन का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, 110 की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर आपके हर प्रत्येक असेट्स और प्रत्येक लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू का मेजरमेंट 110 यानी कि सॉरी 103 यानी कि डेट ऑफ कंट्रोल के फिगर्स नहीं दे रखे होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली किसको उठाएंगे, हम डायरेक्टली उठाएंगे इस वाले कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ से उठाएंगे। नेट असेट्स को हम इक्विटी साइड से उठाना की कोशिश करेंगे, और वहीं से इस कैलकुलेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। पर मैंने बोला कि हम डेट ऑफ कंट्रोल को जब हम लेंगे तो पहले लेंगे बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट्स लेंगे, प्लस माइनस कर देंगे इसके अंदर फेयर वैल्यू, जो निकल के आएगी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगी, और एट द डेट ऑफ क्या कंट्रोल की। यही चीज मैंने आपको डेफिनेटली आई होप उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला जो सेशन होगा बड़े अच्छे से देखा होगा, क्योंकि उसी सेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे, क्योंकि बार बार मैं उस चीज को रिवाइंड नहीं करा सकता, क्योंकि वापस से उतना टाइम अपन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये सारी सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी। फिर मैंने बोला था कि एक हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाना भी सीखा था कि ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इस इंपॉर्टेंट को छोड़ना मत। ये जो है आपका जो स्टेटमेंट बनाना सीखा था हम लोगों ने, कि कैसे कैसे बनाते हैं, जो नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको इस स्टेटमेंट पर डिपेंड करती है। तो इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली आई उम्मीद करता हूं भाई इस बात की है ना, आप उसको अच्छे से समझ लेना। या आपने यहां पर मिस्टेक कर दी तो समझ लो आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। चलिए, ऐसे ही मैंने आपके लिए बेसिकली 2 एग्जाम्पल क्लास में करवाए थे। अब मैंने क्या थी कि मैंने नॉर्मल नॉर्मल एग्जांपल्स करवाए थे, आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और कराना चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल कराना चाहूंगा, और उस छोटे से एग्जांपल के साथ ही मैं चीजों को थोड़ा सा आगे लेकर के चलना चाहता हूं। ठीक है ना,
एक छोटा सा एग्जांपल करवाऊंगा, उस एग्जांपल के बाद मैं सीधा आऊंगा फिर अपने पास कुछ एडजस्टमेंट के साथ, और एडजस्टमेंट को कराते कराते फिर मैं आपको 3 से 4 एग्जांपल सॉल्व करा, टोटल मिलाकर के मैं पूरे इस इंडेक्स की बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, यानी कि 8 10, हाँ 10 क्वेश्चन मान लो टोटल मैं आपको करवाने वाला हूं पूरे इस सेशन के। 10 क्वेश्चन तो मैं करवाने वाला हूं, उसके बाद तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, तो सोचो 20 25 क्वेश्चन हमने सिमिलर पैटर्न पर निकाला है, तो मुझे नहीं लगता कि 110 में कहीं भी गलती होने की गुंजाइश बनती है। चलिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या मैं ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को ले लूं? मैं हाँ ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। मैं ऊपर वाले इसी को एग्जाम्पल को आगे कॉपी कर रहा हूं। आप इसको नोट कर लो बेटा। सर आपका बड़ा आसान काम है, क्या करूं बताओ? आपको बार बार एग्जाम्पल लिखाता रहूं, टाइम लगेगा ना। तो कोशिश हमारी ये है कि कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर हो जाए, हम इसी की बात करें फटाफट से इसको। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको फटाफट से आप नोट कर लो, ठीक है ना। मैं थोड़ा तब तक क्लीन कर देता हूँ इसको। चलिए, इसमें बस एक ही चेंज डाल रहा हूं मैं। एक चेंज क्या कर रहा हूं बेटा, इन्होंने जो एक्वायर किया है ना 1/4/23 को, मैं इसकी डेट चेंज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं यहां पर 1/10/23, बस मैं डेट चेंज कर रहा हूं। अभी तक हमें बस इतना पता लगा कि भैया हमारे बिगिनिंग में और एंडिंग में था, कि डेट ऑफ कंट्रोल हमारी बिगिनिंग में है और रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च को है, तो सीधा सीधा हमने 1 साल का डेटा उठाया था ना, डिफरेंस 1 साल का था, तो वहां पर हमें कुछ दिख ही नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। जरूरी थोड़ी ना कि आपका बिजनेस जब आप बेचो तो आप शुरुआत में बेच दो या खरीद लोगे, कभी भी डेट हो सकती है ना, तो डेट का भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको मिड में देके चल रहा हूं कि भैया एक एग्जांपल मिड में ले लो, और मिड के हिसाब से फिर हम देखते हैं चीजें किस तरीके से चलती हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको चार्ट के थ्रू इस बात को पहले के बाद समझा दूं, और फिर समझाने बाद फिर मैं चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। अरे भाई क्या चाहता है हमसे? सॉल्यूशन में देखो क्या है, मैंने ध्यान से देखा बेचा, वैसे तो पिछले सेशन जो पढ़ा वही है, नया तो ऐसा कुछ है नहीं है। अब देखो क्या हो गया, आपके पास क्या है, ये है रिपोर्टिंग डेट 31/3/24, ये है आपके पास 1/4/23, और ये है 1 अक्टूबर 2023। अब आपको करना क्या है, यहां पर बनानी है कंसोलिडेट बैलेंस शीट। कंसोलिडेट बैलेंस शीट कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से देखना है, और यहां की डेट का आपको निकालना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, आपको यहां निकालना है। यानी कि मैं कहूं तो आपको बैलेंस शीट यहां बनानी है, बट आपको गुडविल और बार्गेन परचेज आपको यहां पर निकालना है। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी बात क्लियर है? तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपका पास बैलेंस दे रखा इस डेट का, तो आप इसको पहले यहां निकालोगे, आप यहां पर आओगे। क्या हो रहा है?
आप यहां आओगे, या आप यहां पर आ गए, आपने यहां की बुक वैल्यू निकाल ली है नेट असेट्स की, तो आपको फिर यहां से यहां आना पड़ेगा। यहां से यहां आने के बाद फिर आप इस पूरे डेटा को यहां पर लेके आओगे। ये तो जानते ही हो आप लोग। मेन आपके पास टारगेटिंग पॉइंट ये है, मेन जो टारगेटिंग पॉइंट है आपका वो ये वाला है। आप किस तरीके से आपको डिपेंड करता है, तो मैं यहीं पर आने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हम गुडविल की कैलकुलेशन बेसिकली यहां करेंगे, कंसोलिडेट बैलेंस शीट यहां बनाएंगे, तो चर्चा तो हम सारी कैलकुलेशन तो करेंगे यहां की इस डेट की, लेकिन चीजें यहां पर भी आपको दिमाग में रख के चलनी है। चलिए ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब मैं सीधा आता हूं अपनी वर्किंग नोट पर। वही निकालोगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एनसीआई। आप परसेंटेज ऑफ एनसीआई निकालोगे, तो बताओ क्या करोगे। टोटल परसेंटेज होता है 100, लेस करना है होल्ड बाई, कंपनी का नाम क्या बताओ यहां पर, पी लिमिटेड। होल्ड बाई पी लिमिटेड, पी लिमिटेड ने कितना एक बार क्या बताओ बेटा, लिखा हुआ 75%, तो कितना आ गया, 25% परसेंटेज एनसीआई, ठीक है ना, 25% का आ गया। सेकंड पॉइंट बताओ क्या निकालते हो, वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, या कैलकुलेशन गुडविल मत करो अभी, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने आपको बताया था, मैं सेम पैटर्न रख रहा हूं, मैं चाहता तो मैं सीधा कहीं और से भी निकल सकता हूं, मतलब मैं कुछ सीधे से डायरेक्ट भी हिट कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सेम पैटर्न रहे, तो माइंड में वो चीज फिक्स रहे। क्या करो बताओ, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट डेट ऑफ कंट्रोल, ये भी आपको डेट ऑफ कंट्रोल को चाहिए। इसकी वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी होती है 6 लाख रुपए की। मैंने ये भी बोला था कि ये बेसिकली आपको दे रखा होगा, ठीक है ना, 6 लाख रुपए का। वर्किंग नोट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स एट डेट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज रिपोर्टिंग डेट। ये लिखने की जरूरत है नहीं वैसे आपको ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ, डेट ऑफ कंट्रोल लिख लेता हूँ, या आप ऐसे लिख लो सिंपल, भैया हम नेट ऑफ एसेट निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको याद है हम वो एक टेबल यूज करते हैं, ये ले लो और इसको एक बार हटा दो। इसमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे अभी।
चलो मैं छोटा बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साढ़े 5.5 बन गए, हाँ। इस बार 5 बन गए। ये मेरे पास है 1, 4, 23। ये है आपके पास क्या है, 1, 10, 23। और ये क्या है, 31, 3, 24। यहाँ पर भी चेंज है और यहाँ पर भी चेंज है। सर क्यों? हाँ, ठीक है। ये टेबल थोड़ा सा जाएगा, बताऊंगा क्यों। अभी बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा डेट में हम उठा लेते हैं। यहां से मैं पहले देख लेता हूं मेरे पास अदर इक्विटी के कितने एस्पेक्ट है। एक ही एस्पेक्ट है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं क्या करूंगा पहले, मैं यहां से पहले मेरे पास काम कौन सा वाला, ये वाला ना। चलो कोई दिक्कत, पहले काम कर लेते हैं। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और मेरे पास अदर इक्विटी भी है। मेरे पास क्या बेटा, अदर इक्विटी भी है। मैं यहां पर अदर इक्विटी का ही लूंगा, चेंज कोई दिक्कत, एक ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही ले लो, ठीक है। अब देखो क्या है, मेरे पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस इक्विटी का भी दे रखा है और अदर इक्विटी का, 6 लाख और 4 लाख। तो मैंने ये लिख दिया बस 6 लाख और 4 लाख। मैंने बोला था कि इक्विटी में नॉर्मली चेंज नहीं होता है, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं भी होती है तो हम ये मानते हैं कि जो बिगिनिंग में हमारे पास कैपिटल था वो क्लोजिंग में भी होगा। तो ये बिगिनिंग में था तो 6 लाख का ही होगा। ये मेरे बच्चे डूरिंग द ईयर है ना, आप देखोगे, आप थोड़ा गौर से देखोगे ना, तो ये डूरिंग द ईयर है ये। आप ऊपर वाले से थोड़ा सा कोरिलेट कर चलोगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। वहां पर क्या था कि बीच में एक ही चेंज था, लेकिन यहाँ दो चेंज आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं उसकी वजह भी बताऊंगा आपके लिए ना, ठीक है। क्योंकि डेट ऑफ कंट्रोल को जो अवेलेबल है उस सारे के बदले हिस्से में तुम्हें पीसी पे करते हैं। तो वो वाइफरकेशन वहां डेट ऑफ कंट्रोल से होता है। 6 लाख और ये 4 लाख है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होती है कि अदर इक्विटी का जो बैलेंस है वो आपका दे रखा 3 लाख रुपए का। कितना मेरे बच्चे, 3 लाख। और डेट ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट लिखो, ऑन द डेट ऑफ बिगिनिंग। ऑफ द ईयर, ठीक है ना, यानी कि 1, 4, 23 को बैलेंस दे रखा है। ये थोड़ा सा चेंज लाइन में चेंज और कर लेना, ठीक है। तो बिगिनिंग में जो बैलेंस था वो था 1 लाख रुपए का, सॉरी सॉरी 3 लाख का ना, 3 लाख रुपए का। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपकी में? यदि मेरी बात क्लियर है तो चीजें और समझ में अब आना स्टार्ट हो जाएंगी बेहतर तरीके से। क्लियर है मेरे बच्चे? अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग में कैपिटल आपकी 6 लाख है, क्लोजिंग में 6 लाख है, चेंज कितना हुआ सर जी? 0। तो मुझे बताओ, जब यहां तक चेंज 0 हुआ है तो आपकी जब सोच के देखो, 1 तारीख को आपका बैलेंस 6 लाख रुपए है, प्लस 6 महीने करूंगा तो डेट ऑफ कंट्रोल का आएगा और मुझे यही निकालना है। तो 6 महीने जब चेंज मुझे पता कुछ हुआ ही नहीं है, तो यहां भी 0 चेंज, यहां भी 0 है, तो यहां पर बैलेंस कितना होगा, इसका मतलब 6 लाख रुपए का। यहां 0 तो यहां भी 6 लाख का होगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां 4 लाख था क्लोजिंग में, ओपनिंग में 3 लाख था, तो डूरिंग द ईयर आपका चेंज आ गया 1 लाख का। साल पूरा 12 महीने का है, तो उसे दो हिस्से करने पड़ेंगे, क्या बताओ? बिफोर डेट ऑफ कंट्रोल और आफ्टर डेट ऑफ कंट्रोल। बेसिकली आपको बताया था एक दिन कि इसको पोस्ट एक्विजिशन, सॉरी, इसको प्री एक्विजिशन बोलते हैं, इसको पोस्ट एक्विजिशन बोलते हैं। ये आपकी लैंग्वेज है, समझने के लिए मेरी बात करो। क्योंकि मुझे डेट ऑफ कंट्रोल को चाहिए, तो इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए डेटा, वो मुझे यहां चाहिए, यहां तक चाहिए। मुझे इस डेट को चाहिए मैटर, मुझे मैटर जो चाहिए वो इस डेट को चाहिए। तो मुझे इस डेटा को, यहां से डेटा को खींच करके यहां पर लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं बनेगा।
मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको डेटा डेट ऑफ कंट्रोल को चाहिए, तो 1 तारीख को इतना है, तो साल में चेंज हुआ 1 लाख का, तो साल में 1 साल का हुआ तो आधे साल का कितना हुआ? सिर्फ 50,000। तो मैं कह दूं बेटा 50,000 का प्रॉफिट यहां कमाया होगा, 6 महीने का था, और 50,000 प्रॉफिट। जब तक आपके पास कोई रेशो नहीं दे रखा हो तो आप क्या मानोगे? इसको इक्वली मानोगे। आप मानोगे कि सेम प्रोपोर्शन के अंदर आपने प्रॉफिट कमाया है। आपने पूरे साल के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो मुझे बताओ 6 महीने में कितना कमाया होगा? गुरुजी 50,000। तो मुझे बताओ आपने 50,000 कमा लिया 6 महीने में, तो मुझे बताओ इस डेट को प्रॉफिट कितना हो गया होगा? सर 3,50,000 का। 50 फिर कमाया 4 लाख का हो गया। क्या ये बात समझ में आई? बस इसी कैलकुलेशन के लिए मैंने ये एग्जांपल बनाया था, अदरवाइज इसका कोई मोटिव नहीं था कराने का। मेरी बात क्लियर है? जब ड्यूरिंग द पीरियड जब होता है, तो आपके पास 1 तारीख का बैलेंस है और आपको 31 तारीख का बैलेंस है, आपको उस पर्टिकुलर डेट को असेट्स की नेट वैल्यू लेके आनी है, तो उस दिन पहले बुक वैल्यू निकालोगे, फिर फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करोगे। तो मुझे बताओ जब मैं खड़ा था 31 अक्टूबर को, 1 तारीख को मेरे पास प्रॉफिट था कितने का? 3 लाख का। और जैसे मैं वहां से आया तो 6 महीने प्रॉफिट मैंने 50,000 का और कमाया। तो मुझे बताओ डेट ऑफ कंट्रोल को प्रॉफिट कितना हो गया? गुरुजी 3,50,000। अब इसका बैलेंस निकाल डालो। इसका कोई मतलब नहीं है, मेरा इनका कोई काम नहीं है, मेरा काम है इस वाले डेट को। ठीक है, डेट मेरे इस वाले इसका काम है मेरे पास। बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6,9,50,000। यहाँ कितना आ गया? 50,000। यहां से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा क्या करूंगा मैं? अब मैं क्या करूंगा? सर मैं प्लस माइनस करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ डेट ऑफ कंट्रोल। ये मेरे पास क्या निकलेगा? ये आ गई बुक वैल्यू ऑफ एन ए बी। ये बुक वैल्यू आ गई एनएबी की। इसको मैं हटा दूं बैलेंस को यहाँ से, नाम ही दे देता हूँ बुक वैल्यू एनएबी। ठीक है, सेम सेम किसी डेट को देख लो आप, जो भी है। प्लस माइनस कर रहा हूं मैं डेट ऑफ कंट्रोल को। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। बोल रहा है कि हमारा देखो पीपी है, 10 लाख की बुक वैल्यू थी, फिर 14 लाख की हो गई। ये कब हुआ बेटा? ये डेट ऑफ कंट्रोल को हुआ, लिखा डेट ऑफ कंट्रोल को हुआ है। इसका मतलब डेट ऑफ कंट्रोल की मैं बात करूं यहां पर आकर के, तो आपका यहां पर 4 लाख का वैल्यू बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा? तो मैं कर दूं पीपी। पीपी ये इसका नहीं, ये डेट ऑफ कंट्रोल ये वाला है, ध्यान रखना आप, ये वाला है डेट ऑफ कंट्रोल। तो ये कर दूं मैं यहां पर 4 लाख। 4 लाख बढ़ गया। डेप्रीसिएशन की रेट 20% है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहां जब डेट आपकी 20% है, हाँ तो 20% है क्या? हाँ 20% है। तो निकालो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर होगा। तो 4 लाख है, 4 लाख का 20% कितना होता है? 80,000। और ये 6 महीने का है, 40,000। तो यहाँ वैल्यू बची कितनी बेटा? 3,60,000। ठीक है, अब बाकी पे आ जाओ, सेम पैटर्न वही है, अब आपको आगे ही भूल जाना ना। ये आपको ये वाली वैल्यू पहले यहाँ की निकालनी थी, बाकी डेटा तो डेट ऑफ कंट्रोल का ही है, तो आप डेट ऑफ कंट्रोल को ही एडजस्टमेंट करोगे। इसके अलावा आपको आगे और भी दिख रहा है। और बताओ क्या दिख रहा है आपके पास? चेंजेज इन फेयर वैल्यू, करंट असेट्स में 20,000 का, तो 20,000 का इंक्रीमेंटल हो गया। तो यहाँ कर दो करंट असेट्स 20,000 का हो गया। ये आप प्लस हुआ है तो इसको माइनस कर दोगे यहाँ से, यह इम्पैक्ट जीरो आएगा। ये मैंने आपको लॉजिक बताया था। आपका आईएफआरएस 10 बोलता है कि जो करंट एसेट्स आपकी 1 तारीख को अवेलेबल थी, वो आपकी 31 तारीख को भी अवेलेबल नहीं हो सकती है, वो बिक चुकी होगी। आप इसको अजम्पशन लेके जाना पड़ेगा, और रियलिटी भी होती है। क्या 6 महीने तक स्टॉक रखा होगा? मान लो स्टॉक है ये, मान लो स्टॉक में इंक्रीमेंटल आया है, या मान लो डेटर है, क्या डेटर 6 महीने पेमेंट नहीं देगा? बेसिकली 3 महीने में हो जाना चाहिए आपका लिक्विडिटी कन्वर्सन। तो फिर भी नहीं है, तो मानते इस बात को भाई, आप उसको क्लोजिंग नहीं मानोगे। तो जब आपने इसको नोशनल प्रॉफिट मान लिया, इंक्रीमेंटल नोशनल गेन मान लिया, तो आप इसको कैंसिल करोगे, क्योंकि अब इसने एक्चुअल आपको मिल गया होगा, तो एक्चुअल आपने पेमेंट कहां पर ले लिया होगा? आपके एक्चुअल प्रॉफिट में इन्वॉल्व होगा, यानी वो इस वाले में ऑटोमेटिक आ गया होगा। तो यहां पर भी आ गया एक्चुअल होने पर, नोशनल भी ले रखा है आपने, तो डबल इंपैक्ट आ जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आपने नोशनली इसको गेन किया था, उसको रिवर्ट कर दो, और जो एक्चुअल हुआ है वो आपका प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो आपको उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात क्लियर है? इसको बंद कर दो।
ठीक है, इसको बंद कर दो। कितना रहा बताओ? ये हो गया मेरे पास 9, 9 और 4 13, 13,70,000। देख लो एक बार, काउंट कर लो। 950 प्लस हो गया मेरे पास 4,20,000। हाँ, 1370 ना। और ये इसमें से इसको लेस कर दो 50 में से। ओ माय गॉड, माइनस चला गया तो ये आ गई फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ कंट्रोल ऑफ नेट असेट्स। ठीक है ना, नेट असेट्स वैल्यू। यही मेरी काम की चीज है। और इन सारी चीज मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि कचरा हो गया है, इसका मुझे कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? नहीं आती तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब तक मैंने कुछ नहीं किया, बट डेट का गेम किया बस मैंने। डेट चेंज की है। डेट चेंज के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा टाइम के हिसाब से बट गई है, कुछ आगे कुछ पीछे, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देख रहे हैं। एक चीज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ भी देख रहा था, डेट का एक लफड़ा था कि यदि यहाँ एक चेंज आ जाता, मेरे बच्चे देख, यदि ये 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, यदि 1/4/23 को होती ना, तो कैलकुलेशन में चेंज आ जाता। ठीक है ना। पहले मैं क्या करता, डेट ऑफ कंट्रोल को बुक वैल्यू निकालता, और फिर उस दिन फेयर वैल्यू से इसको कंपेयर करता, फिर निकालता कितना मुझे इंक्रीमेंटल हुआ है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाता। मेरी बात समझ में आ रही है? डेट का ऐसा मत सोचना ना, ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया तुम घबरा जाओ, ऐसा नहीं, घबराना नहीं है आपको ना। अब लॉजिकल तो देखोगे ना। मान लो कि ये बुक वैल्यू आपकी 1 तारीख को दे रखी है, और जबकि फेयर वैल्यू और रिवैल्यूएशन डेट को दे रखी है, तो चेंज तो होगा। क्योंकि आप कंपैरिजन कहां पर करोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहां निकालोगे, डेट ऑफ कंट्रोल को। तो पहले बुक वैल्यू को भी उसी डेट को लाना पड़ेगा, और उसी डेट की आपकी फेयर वैल्यू लोगे, और दोनों कंपैरिजन करोगे कितना बढ़ा है कितना घटा है, और उस इंक्रीमेंटल पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, वो चीजें थोड़े दिमाग में रख के चल रही है। चलिए, ये तो हो गया मेरा पहला वर्किंग नोट। अब फटाफट फटाफट से मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फटाफट फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 3। 3 तो हो गया ना ये। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, 4। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये मान लो अभी पुराना पिछला सेशन ही चल रहा है। ठीक है, अभी नया मैंने कुछ भी नहीं कराया है आज। ओनली फॉर मैंने डेट का चेंज किया है, हाँ, बट आना चाहिए ना, ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं होता कि बिगिनिंग के आपके पास इन्फो क्वेश्चन आए, ज्यादातर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो बताओ क्या करोगे? कंसिडरेशन 6 लाख लेस, बताओ क्या करोगे यहाँ से? यहाँ से कर दोगे प्रिकॉशनेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। क्या निकलेगा वो देखना पड़ेगा आपको। सर, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट का मतलब है आपकी जो नेट एसेट्स आई है, वो कितनी है मेरे बच्चे, डेट ऑफ कंट्रोल फेयर वैल्यू 13,70,000। ठीक है ना। तो ये 13,70,000 आई है, लेकिन 13,70,000 तो पूरी 100% है, आपको 75% लेना है। ठीक है, तो 13,70,000 का 75% आप लेस कर दोगे, तो आएगा 102,7500। 102,7500। तो 6 लाख से कंपेरिजन करोगे तो 427, 427,500। ये क्या निकल के आ गया? आपने कंसिडरेशन कम पे किया है, तो बार्गिन परचेज। ठीक है ना। ये क्या निकल गया मेरे बच्चे? बार्गिन परचेज। वर्किंग नोट नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट। याद रखना, ओनली फॉर गुडविल और बार्गेन परचेज के अलावा सारे फिगर्स निकलेंगे आपके कहां पर आकर के, कहां निकलेंगे बच्चे? रिपोर्टिंग डेट को। बताओ, एनसीआई एट डेट ऑफ कंट्रोल कितना था बेटा? 13,70,000। 13,70,000 का 25%।
13,70,000 का 25%, 3,42,500 और प्लस करोगे क्या बताओ? चेंज। कौन सा वाला चेंज? कौन सा वाला चेंज? ये वाला चेंज हमेशा रखना, क्योंकि यहां तक, अब ये मतलब ये यहां तक तो बेटा ले लिया ना, ये यहां तक तो आ चुका है ऑलरेडी, मुझे ये वाला लेना है बस ना, ये वाला फिगर लेना है। तो कितना बेटा चेंज? माइनस में 10,000 है, तो देखो 10,000 है, तो का कितना बेटा? 25% वाला हिस्सा ना, तो हो गया 2,500, ये नेगेटिव रोल में जाएगा, तो आपका एनसीआई हो गया ये वाला, तो माइनस कर दोगे 2,500, 340। ठीक है, ये भी निकल के आ गया। वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेट कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। याद रखना कंसोलिडेटेड हमेशा एक्वायरर का होता है। तो मैं यहाँ का क्या कहूँ बताओ? मैं पहले कहूंगा क्या? अदर इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड। बताओ ना बच्चा, पी लिमिटेड का कितना है? पी लिमिटेड का अदर इक्विटी की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास दे रखा कितने का? 5 लाख का, 5 लाख का। और प्लस माइनस करूंगा मैं क्या? प्लस माइनस में क्या करूं बताओ? चेंजेज, यानी कहूं तो एस लिमिटेड का, एस लिमिटेड का 10,000 आया था, याद हो तो आपको। और मैं एक कंसोलिडेट निकाल रहा हूं, तो आएगा 75%, तो 7,500, ये भी आएगा माइनस में। तो निकल जाएगा कितना बेटा? 5 लाख माइनस 7,500, 492,500, ये आएगा कंसोलिडेट पी एंड एल। ठीक है, इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी में कोई चेंज आने वाला है नहीं है, यही आने वाला है। अब मैं बैलेंस शीट बना डालूं। ठीक है, मैं साथ में यहाँ बैलेंस शीट यहीं ले रहा हूँ, बैलेंस शीट ना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड। एक चीज और मेरे बच्चे, एक चीज और, ये जो कंसोलिडेट पीएल है ना, इसके अंदर वो ऐड कर दो आप क्या? एनसीआई नहीं, गेन ऑन बार्गेन परचेज, इसी में ऐड कर दो, यहीं पर अलग से नहीं करना पड़ेगा। मैं कलर चेंज कर दूं, गेन ऑन बार्गेन परचेज, क्योंकि आप अलग से ऊपर से ऐड करोगे, इससे बेटर क्या, यहीं कर दो उसको। ठीक है ना, इसको यहीं ऐड कर दो। कितना आया था ऊपर? ऊपर आया था आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज था 4,27,500 का ना, 4,27,500 का, प्लस 4,27,500, 9,20,000, पूरा एक साथ ही ले लो आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा ये। चलिए, अब यहां देखो, यहां क्या लोगे? पहले लोगे असेट्स। असेट्स में आएगा पीपी। पीपी, पीपी देखो बच्चे कितनी है, दोनों की लाइन बाय लाइन ऐड होगी, लाइन बाय लाइन, 10 और 8 18, ठीक है ना, 18 लाख का, मैं यहां ब्रैकेट ले रहा हूं, 18 लाख, प्लस आपको याद हो तो आपका नेट बैलेंस ये भी आया था, चाहो तो 4 लाख ऐड कर लो, फिर डेप्रिसिएशन लेस कर दो 40 का, चाहे तो ये ले लो, चाहे आप डायरेक्ट ले लो, कितना? 3,60,000 का, कितना हो गया? 18 प्लस 3.60, प्लस 3.60, 21.60। ठीक है, गुडविल आई नहीं है। करंट असेट्स, करंट असेट्स में कोई चेंज करना नहीं होता आपको, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएंगी, 2 लाख और 4 लाख यानी कि 8 लाख, 6 लाख। ठीक है, तो प्लस हो गया 6, 27,60,000 का टोटल आ गया आपका।
टोटल आ गया। अब क्या लोगे बताओ? इक्विटी। इक्विटी में क्या लोगे बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको पता है कि ओनली फॉर एक्वायरर की आती है, एक्वायरी की नहीं आती है, 10 लाख का। इसके अलावा अदर इक्विटी आएगी। अदर इक्विटी का मैंने आपके लिए वर्किंग नोट बनाया हुआ है। अदर इक्विटी की हम बात करते हैं तो अदर इक्विटी का जो बैलेंस आ रहा है, यानी कंसोलिडेटेड जो पीएनएल आ रहा है, वो आ रहा है 9,20,000 का। 9,20,000 का, ठीक है ना। इसके अलावा एनसीआई भी आएगा इसमें। एनसीआई जो हमने निकाला था 3,40,000 का। अब ले लो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारे पास एक ही है, टीपी, 5 और 2 7 लाख की। टोटल कर दो। ये है 10 लाख हमारे पास, प्लस है 9.20, प्लस 3.4, प्लस है 7। 29,60,000। एक मिनट को ना, 5 2 7, ठीक है। 29, 10 लाख प्लस 9.2 प्लस 3.4, हाँ 7। 29,60,000। 29,60,000 ही आ रहा है। एक मिनट को मैं देखता हूँ। ऊपर का 6 7, 4 6, 18। बेटा 20 लाख था ना ये, 20 लाख, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैलकुलेट पे लिखने में 20 लाख है ये। तो ये हो गया हमारे पास 22 लाख, 23,60,000 ना। 2 लाख बढ़ा दो आप। मैं कर दो इसको, 23,60,000, ये हो जाएगा 29,60,000। बैलेंस शीट के टोटल की टेंशन ना लो आप लोग। बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है, बैलेंस से आपने सारी कैलकुलेशन प्रॉपर की है, आपने कंसेप्चुअल की है। आप सोचो ना लॉजिकली, आप एडल ऐसी तो कर रहे हो, चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। भैया हमने कंट्रोल ले लिया, उसके बाद दो हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से को उसका हिस्सा उसमें जोड़ दिया, उसका हिस्सा उसमें जोड़ दिया, बस उस फिगर को उठा रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। कंसोलिडेशन में मुश्किल काम नहीं है। कंसोलिडेशन मुश्किल तब होता है जब हमें लगता है कि कैलकुलेशन नहीं आ रही है, हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपको पता है कि डेट ऑफ कंट्रोल के बाद उस कंपनी के प्रॉफिट के दो हिस्से हो जाएंगे, अब दो मालिक बन जाएंगे। एक ज्यादा मालिक है वो उसके पास है, कम मालिक उसके पास है। तो कम वाला एनसीआई में ऐड करते हो चले जाओ, ज्यादा वाला आप कंसोलिडेट में ऐड करते चले जाओ। आपको कुछ नहीं करना, दोनों फिगर को अलग अलग करके अलग अलग जोड़ते हुए चलना है, बस सिंपल। ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूं। तो आपको अब मैं ज्यादातर जो डिटेल लूंगा ना, वो मिड पे लूंगा। कहा लूंगा मेरे बच्चे? मैं अक्टूबर को ही लूंगा, जिससे क्या होगा, आपकी चीज ज्यादा क्लियर रहेंगी। क्योंकि बार बार, क्योंकि आप 1 तारीख को लेकर के और 31 मार्च को, वो तो आपने कर लिए, दो एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं, तो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं दिखती हमें। लेकिन ज्यादातर बच्चे यहाँ उलझते हैं, मिड में आ जाता है, तो कैलकुलेशन का बाइफरकेशन किस तरीके से चलता है। तो मैं अब से आने वाले क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली मैं आपको मिड का क्वेश्चन ही दूंगा, जिससे आपकी चीजें और भी आसान होना स्टार्ट हो जाए। फटाफट से इसको नोट कर लो, जिसको भी करना है, और देन उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं यहां से एडजस्टमेंट नोट करवाना स्टार्ट कर रहा हूं, और एक एक कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है। अब तक बिल्कुल बेसिक था, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं था, ओनली फॉर एक फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट था, वो आप करना सीख गए।
ठीक है। अब इसके बाद जो चीजें आने वाली हैं वो थोड़ी सी आपके क्या हो गया है? अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूरा वो पूरा ही खींच लिया क्या? ओ शिट। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन पूरे उठा दिया वहां से ना वो, जबकि इसको मुझे कॉपी ही करना था। ये कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर इसको, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब वो थोड़ा हो गया ना वहाँ यार क्वेश्चन, एक सेकंड एग्जाम बच्चे। 2 नंबर का था, और इस डेट में कोई चेंज नहीं करना था आपको, इस डेट में भी कोई चेंज नहीं करना था आपको। एजिटेड ऑन द डेट, ठीक है, ये था आपका 1/4/23, बस यही था ना। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों। चलिए भाइयों, अब हम इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं भैया। आ जाओ एडजस्टमेंट पर, डाल लो मेरे बच्चे हेडिंग बढ़िया सी, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन पर आपके एडजस्टमेंट, बेसिकली 2-3 एडजस्टमेंट ही आपके एग्जाम में देखने को हमने मिले सिमिलर पैटर्न पर, बट हम उनकी बात नहीं करेंगे, ये आपके मोस्ट हैं। बिना एडजस्टमेंट के आपका क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। जैसे आपने देखा होगा ना, रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर बिना कवर के बेकार है, ठीक है ना, नंगा आदमी घूम रहा है। तो समझ लो कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो समझ लो बिल्कुल नंगा घूम रहा है, क्वेश्चन ताकत ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। चलिए, बेसिकली ज्यादा नहीं आते, 2-3 एडजस्टमेंट आते हैं जो रिपीटेटिव बेसिस पर आते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये तो आप का एग्जाम पेपर जब देखेंगे अपन लोग तो आपको पता लग ही जाएगा, कुछ नया आया होगा तो डेफिनेटली उसको वहीं पर अपन डिस्कशन का पार्ट बना लेंगे, ठीक है ना। पहला एडजस्टमेंट लिखोगे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, इंट्रा, या इंट्रा मत करो, उसको कॉन्ट्रा कर लो। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? हमने आपस में ट्रांजैक्शन किया, इसको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? लिख लो चाहो तो, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, आप इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, हमने दोनों ने आपस में मिलकर क्या किया, ट्रांजैक्शन किया। बात को समझो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मान लो ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हुआ क्या है, ये एक्वायरर है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है आपके ना। क्या हुआ है कि इसने इसको लोन दे दिया, लोन गिवन ऑफ ₹5 लाख। इसके पास जो टोटल लोन है, टोटल जो लोन दिखा रखा है, लोन वो दिखा रखा मान लो 10 लाख रुपए का। अब देख के देखो, इसने लोन दिया है तो इसकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होगी, ये बैलेंस शीट है इसकी ना। ऑफ पी लिमिटेड की क्या होगी बताओ? यहां दिखाओगे असेट्स में एडवांस, टू कितना बेटा बताओ? टू है बी लिमिटेड, कितने का? 5 लाख रुपए का। इसकी बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा होगा? कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, आपको एडजस्टमेंट को समझना है, और फिर साथ के साथ ये समझना है इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है,
और जो इम्पैक्ट आ रहा है फिर ये देखना कि दोनों को मिलाने के बाद कॉमन क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अभी चलो, अभी मैंने यहां का इम्पैक्ट बता दिया मेरे बच्चे, ध्यान से देखना ना। यहां का मैंने इम्पैक्ट बता, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट, यानी कि कौन सी वाली, इंडिविजुअल, सेपरेट, एस एफ एस, एस एफ एस पे इसका ये है। यहां मैं दिखा रहा हूं इम्पैक्ट ऑन एस एफ एस, एस एफ एस मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। इसने दिखा रहा होगा लायबिलिटी में, क्या दिखा रहा होगा बताओ, लोन, कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के। अब एक बात तो क्लियर है, टोटल लोन जो है बी लिमिटेड के वो 10 लाख रुपए के हैं, लेकिन ए ने जो दिया है उसका भी तो होगा इसके अंदर 5 लाख का। तो मैं ऐसा कह दूं इसमें से बाइफरकेशन देखूं तो 5 लाख तो है फ्रॉम ए से, और बाकी 5 लाख है फ्रॉम अदर से। क्या मैं ऐसा कह दूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसमें एडजस्टमेंट करूंगा, अभी दोनों चीज हो गई, क्या दोनों इंपैक्ट समझ में आ गए? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, नहीं है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे इसको थोड़ा और एनालिसिस करूं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। जब मैं कंसोलिडेट करूंगा तो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बोलो ना। तो मैं एक तरफ तो दिखा रहा हूं लोन, सॉरी, असेट से लेते हैं अपन, असेट्स, और यहां लूंगा मैं लायबिलिटी, ठीक है। अब सोच के देखो, मैं असेट्स को दोनों को ऐड कर रहा हूँ और लायबिलिटी को भी दोनों को ऐड कर रहा हूँ। जब मैं लोन लूंगा तो 5 लाख ले लूंगा, यहां पर बताओ, सॉरी असेट्स में एडवांस 5 लाख रुपए के, और जब मैं लोन दिखा रहा हूं यहां पर तो दिखा रहा हूं 10 लाख रुपए का। मान रहा हूं ये तो मैं पी का है, प्लस एस का भी तो ले रहा हूँ, बोलो ना, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक ही अमाउंट को मैंने इधर से लोन लिया और इधर डाल दिया, इधर लायबिलिटी बढ़ा दी इधर असेट्स बढ़ा दी, आपको नहीं लगता इसको कोई मतलब ही नहीं है, दोनों एंटिटी एक हो गई। तो आपको नहीं लगता इधर से लायबिलिटी को कम कर दो उधर से असेट्स को कम कर दो, यानी मैं ऐसा कह दूं, यहां दिखा दूं 0 और यहां दिखा दूं 5 लाख, एक तरफ असेट्स और एक तरफ लायबिलिटी, दोनों का ऑटोमेटिक क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। इसी चीज को बोला गया है कि आप इसको यहां पर ऐसे मत दिखाओ, जब कंसोलिडेट करोगे तो चीजें इंपैक्ट में आ जाएंगी। तो यहां पर बोलता है कि इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब बताओ क्या करोगे, अब इसको कॉन्ट्रा में कैंसिलेशन पे डालोगे तो अब क्या एंट्री डाल दोगे, यहां पर अब एंट्री डाल दोगे, जो तुमने लोन दिया है उसको कम कर दोगे, एडवांस, और जो लोन है उसको भी कम कर दोगे, कितने से, 5 लाख से। अब अल्टीमेटली मैं कहूं, जब आप कंसोलिडेट करोगे तो अल्टीमेटली बैलेंस आपका 5 लाख का दिखेगा, क्योंकि 10 लाख तो इससे ही तो लिया था, जो लायबिलिटी इसकी 10 लाख की दिखा रखी है, 5 लाख तो उससे लिया था, तो इसका असेट्स कम होगा, इसका लायबिलिटी, अल्टीमेटली बैलेंस का इंपैक्ट खत्म हो गया। मेरी बात क्लियर है यहां तक नहीं? मैं अपने आप से, मैं इस जेब से पैसा निकाल रहा हूं और इस जेब में रख रहा हूं, कोई बात हुई, कोई बात हुई क्या? कोई बात नहीं हुई। अल्टीमेटली जीरो उसका इंपैक्ट है, खुद से पैसा खुद ही ले रहे हो, खुद के साथ ही कर रहे हो। मैंने स्टॉक ए ने स्टॉक बी को बेच दिया, जब दोनों भी एक ही हो गए, ए और बी को मिला करके अब ए लिमिटेड ही बन गया, तो मुझे बताओ, आपस में प्रॉफिट कमा रहे हो, आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मैंने यहां से स्टॉक उठा के उसके गोडाउन में रख दिया, तो अल्टीमेटली गोदाम में माल तो 5 लाख का रहेगा ना, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट 5 लाख का रहेगा। तो उस केस के अंदर आपको कैंसिलेशन करने की जरूरत है। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई आपकी में? बोलो, समझ में आ गई तो इसका मतलब मैं यहां पर इसको नोट करा सकता हूं, ठीक है ना। चाहो तो नोट कर लेना, आप यहां लिखा देता हूं उसको मैं, लिख लीजिए इसमें, इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल एंड पेबल, एंड पेबल मस्ट बी कैंसिल्ड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंट्री अब देखोगे तो क्या बनेगा बताओ, एंट्री इसमें, इसमें एंट्री जब देखोगे तो एंट्री बनेगी
पेबल अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल, आप उसको कैंसिल कर दो। याद ना हो तो ये पेबल था, ये आपका एआर था यानी रिसीवेबल था, ये एपी था। ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट का समराइज है, एकदम बिल्कुल एकदम। आपको बात समझ में आ रही है? आपके क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा दिखता है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन दिखते तो डेफिनेटली आपको कैंसिल करना है। क्या करो, एलिमिनेट करोगे इसके इंपैक्ट को। भैया आपने एक से खुद से पैसा उधार ले रहे हो, एक जगह असेट दिखा दी कि लाइबिलिटी दिखा दी, और भाई क्या कर रहे हो? उधर से असेट्स कम कर दो, उधर से लाइबिलिटी कम कर दो, मैटर खत्म करो ना। खुद की जेब से खुद ही पैसा लगा रहे हो, एक कंपनी आप वही गेम गेम खेल रहे हो। तो ऐसे ट्रांजेक्शन यहाँ पर मत दिखाइए आप लोग। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, देन उसके बाद आगे चलते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गए तुम्हारे, एग्जाम्पल नंबर 4। टेंशन मान लो इसके अंदर में, अभी मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके अभी स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज फिर मैं एडजस्टमेंट कराता चलूंगा, एनालिसिस कराता चलूंगा, आगे बढ़ता चलूंगा। ठीक है ना? लिखिए इसके अंदर, बैलेंस शीट एज एट 31/3/2024। ये है पी लिमिटेड, एस लिमिटेड, पी लिमिटेड, एस लिमिटेड। पी लिमिटेड जो दे रखा है, ज्यादा बड़ा मत हो जा मेरे भाया। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच का है, यहाँ 10 लाख रुपए है, या 8 लाख रुपए है। इसके अलावा अदर इक्विटी 4 लाख और 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट दे रखी है 1,90,000, यहाँ दे रखा 50,000 20,000। इसका टोटल देखना, 15 50, और ये आ रहा होगा 11,10,000। टोटल चेक करेंगे बाद में एक बार। पीपी, पीपी दे रखा 10 लाख रुपए का, या 9 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 60%, वैल्यू है 4 लाख रुपए की। इसके अलावा करंट असेट्स 1,50,000, 2,10,000। 15,50,000, और इधर का 11,10,000। ठीक है, और इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे क्या, टी लिमिटेड एक्वायर्ड ऑफ एस लिमिटेड एज एट 1/10/2023 एंड बैलेंस ऑफ अदर इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड वॉज रुपीज 1 लाख एज
एट 1/4/23। पहला एडजस्टमेंट, ये आप लाइन इससे पढ़े, आपका ये पहले से जानते हो इसके बारे में, तो इसमें ऐसा नया तो कुछ है नहीं है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में लिखिए फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन डेट ऑफ कंट्रोल, या एज ऑन कर लो 1/10/2023, यही कंट्रोल की डेट है। आपकी यहां पर फेयर वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, आपका पीपी दे रखी है, पीपी में है ना, पीपी याद रखना, यहां लिख लो चाहो तो, ये चेंज है यानी इंक्रीज वाला है, पीपी में है 1 लाख रुपए की। इसके अलावा करंट असेट्स दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है। करंट असेट्स में है 40,000 का, 10,000 का, 15,000 का। याद रखना इस बात के बारे में ना, ये पॉइंट जो चल रहा है बार बार, ये माइंड में फिट हो जाने चाहिए, बार बार रिपीट जो हो रहा है, इनको बार बार ये बोलो सर, फिर वापस से एक्सप्लेनेशन दो, ये बार बार मत बोलना, और बार बार अपने आप से भी मना कर लो कि बार बार नहीं देखना, एक बार चीज को कंसेप्ट समझा दिया। मैं ऑलरेडी 3 एग्जांपल्स करवा चुका हूं, चौथा एग्जांपल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो बार बार कॉमन रिपीटेटिव बेसिस पर आ रहा है वो हर क्वेश्चन में भी आएगा। अब जो मैंने नया पॉइंट डाला ना आपके इंटर काउंटर ट्रांजेक्शन है, इसी को नया लेके आऊंगा इसके अंदर, अदरवाइज सारा कंटेंट आपका सेम रहने वाला जो पिछला चलता हुआ आ रहा है। तो अब बार बार उसको आपके माइंड में पिक कर लो, रटना नहीं है, समझ लो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार उस चीज को लेकर के नहीं आना है आपको ना। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में देखिए, करंट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, करंट एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड है क्या, पी लिमिटेड, पी लिमिटेड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स रुपीज 20,000, 20,000 ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम एस लिमिटेड, however, however, current liability of S limited, current liability of S limited includes 15,000 trade payable to H limited and difference as a cash in transit। बताता हूं क्या है, यदि कैश इन ट्रांजिट नहीं लिखा होता तो भी क्या करता है वो भी बताऊंगा ना, पहले अभी इतना समझो, ये मैं ट्रांजिट को अभी नहीं हटा रहा, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। लिख लो, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन पीपी इज 20% पर एनम। क्वेश्चन बड़ा आसान है, चीजों को चलना है आराम से, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आने वाली है, और डिफिकल्टी आएगी तो आप उसको देखेंगे अपन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो, चीजों को समझते हुए चलना है आपको, और चीजों को बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आराम से, एक एक चीज को एक एक आराम से आसानी से लेकर के चलना चाहते हैं हम लोग। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, अभी उन चीजों को छोड़ो, नया पहले बेसिक ही चलने वाला ना, अभी आप अभी बेसिक ही चल रहा है, तो फटाफट से आ जाओ मेरे बच्चे,
चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एनसीआई। पता ही है आपको, टोटल 100 होता है, लेस कर दो हेल्ड बाई पी लिमिटेड 60 है, तो ये आ गया 40%। मैं इसको एज क्या है कि नॉर्मली कॉमन लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको निकालूंगा भी नहीं। मैं जब बड़ा क्वेश्चन करता हूँ तो डेफिनेटली यदि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो उसको नहीं लिख नोट करता, बट प्रेजेंटेशन का आपको बढ़िया पार्ट बन जाएगा ये, है ना। एनसीआई क्या हो गया इसको, फाइल बड़ी हो गई शायद में। प्रॉब्लम करेगी आगे अभी। चलो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन। ये भी पता है आपको, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख ना, 4 लाख ही क्या, 4 लाख ही है। पॉइंट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ नेट असेट्स एट डेट ऑफ कंट्रोल। अब डेट ऑफ कंट्रोल को लोगे, मैं यहीं से डायग्राम लेके चल रहा हूँ। पेज चेंज करना पड़ेगा क्या, आज तो लेते हैं। चलो, ये पता ही है आपको कब होगा, ये होगा आपका 1/4/23 को, ये चेंज है। ये होगा आपका 1/10/23 को, ये भी चेंज है। और ये होगा आपका 31/3/24 को, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर है, ठीक है। सिंपल हम बात करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ना। और फिर हम यहां से कर देंगे क्या, प्लस माइनस चेंजेज इन फेयर वैल्यू। चलिए, अब यहां देखो, इक्विटी का बैलेंस देखो, इक्विटी का बैलेंस आपके पास कितना दे रखा है, सर जी हमें इसकी एनालिसिस करनी है 8 लाख और 2 लाख, है ना। ये 8 लाख है यहाँ का, यहाँ दे रखा 2 लाख रुपए का, ठीक है। आपके पास इक्विटी में चेंज नहीं होता बेसिकली, तो आप यहां पर भी 8 लाख ही लेकर के चलोगे, तो यहां पर चेंज नहीं होगा, यहां पर भी 8 लाख ही रहेगा ये, यहां भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें चेंज है,
इसमें बोला कि जो प्रॉफिट है ना आपके, कब का, 1/4 को, ये 1 लाख रुपए का है। तो इसका मतलब ओपनिंग में आपका 1 लाख रुपए का है। तो आपने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है डिफरेंस 1 लाख का। तो आधा साल ये तो 50,000 का यहाँ हो गया, और 50,000 का यहाँ पर हो गया। यानी इस 6 मंथ में 50,000 कमाया, इस 6 मंथ में कराया है। तो यानी बताओ आफ्टर द 6 मंथ आपकी क्या वैल्यू होगी सर? 1 लाख ओपनिंग था, 50,000 के आपका ड्यूरिंग द पीरियड था, हो गया 1.5 लाख। तो कितना हो गया? 9,50,000। बोलो इसका मुझे 50,000। इसमें आपको कुछ नहीं दिखाना, क्लियर और सिंपल। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बिल्कुल भी सिम दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप कर लो, आप फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट आप इनका लोगे। 1,04,000 सब इंक्रीमेंटल पे हैं, तो 1,40,000 ना। तो मैं यहां दिखा दूं पीपी, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सब में चेंज हुआ इस पर। इनमें तो कुछ आएगा नहीं सीधा, ये तो कोई काम का है नहीं आपके। सीधा यहाँ आएगा 1 लाख। क्या यार ऑटोमेटिक लेता है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। 1,40,000 करंट लायबिलिटी में भी है चेंज भैया। करंट लायबिलिटी में 10,000 का है और उसमें नीचे 15,000 का है। इसमें 10,000 का है, इसमें 15,000 का है। ये दोनों लेस होंगे। गुरुजी क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये लायबिलिटी है। जब आप नेट एसेट्स निकालते हो ना, जब नेट एसेट्स निकालते हो तो लायबिलिटी लेस होती है। तो आप असेट्स को ऐड करते हो, लायबिलिटी को लेस करते हो। इस बात बेहद याद रखना ना, मेरी बात क्लियर है? आपका इंक्रीमेंट लायबिलिटी में हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पेमेंट बढ़ रहा है, तो नेट एसेट डेफिनेटली कम होगी। तो यदि असेट्स बढ़ रही है तो आपकी नेट एसेट बढ़ती है, और करंट सॉरी असेट्स अब घट रही है तो आपकी नेट एसेट्स भी घटेगी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो असेट्स घटेगी, नेट एसेट्स घटेगी, और लायबिलिटी घटेगी तो आपकी नेट एसेट्स बढ़ेगी। यह फंडामेंटल जानते हो? चलिए अब देखो, 20% आपका डेप्रिसिएशन है, तो मेजर देखो 10, 1 लाख, 1 लाख का 20% इंटू 6/12, ठीक है ना? मैं इसको हटा दूं यहाँ से। ओ माय गॉड, हटा तो नहीं यार, प्रॉब्लम करने लग गए तो यार, हैंग होने लग गए बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया। मैं कहूँ तो 1 लाख का 10% हो गया ना, 10,000 हो गया ना। तो मुझे बता बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू जाएगी? 90,000 की। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करंट एसेट रिवर्ट होता है, ये आप जानते ही हो। प्लस का माइनस कर दोगे 0। करंट लायबिलिटी भी रिवर्ट होगी, ये प्लस कर दो, ये भी 0। करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स पर इंपैक्ट आता है, याद रखना। नॉन करंट लायबिलिटी पर मत कर देना काम। नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी पर मत कर देना, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा जाती है। ये 1 साल में जाती है, से ओपनिंग क्लोजिंग में हटा एलिमिनेट रिवर्ट कर देता हूं। लेकिन यहां पर नहीं होगा मेरे बच्चे, इसका इंपैक्ट भी यहां जाएगा, ठीक है? इसका इंपैक्ट भी यहां जाएगा। नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट के क्लोजिंग में। लेकिन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का इंपैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हम रिवर्ट कर देते हैं। लॉजिक मैंने पहले ही सेशन में समझाया था आपको ना, तो वो दिमाग में रख के चलना। कहीं पता लगे कि आप दिमाग में रख के ना चलो चीजों को, वो थोड़ा सा आप दिमाग में रख के चलना है। अब इसका बैलेंस निकालो कितना आ रहा है मेरे बच्चे। इसका बैलेंस कितना आ रहा है? ये हुआ 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 25,000, 1,15 प्लस 9,50, 10,65, 10,65,000। ये आ गई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ना। और इसका निकालोगे तो हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे ना आप। हाँ, 50 प्लस 20। अच्छा ये भी तो लेस होगा ना बेटा, डेप्रिसिएशन लेस होगा। हाँ ठीक है। तो माइनस हो गया 50, 10,000 ही बचा। 60 माइनस 50, 10,000 ही बचेगा ये तो। ये तो 10,000 ही बचेगा। और इसका आप छोड़ दो, इसका मुझे कोई काम का नहीं है, ठीक है? ये पहला काम तो हमारा हो गया, पहला काम हमारा हो गया। पॉइंट नंबर 2 आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 4, एनालिसिस हो गई इसकी, ठीक है? 4, कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। अभी आपने जो अभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था इंट्रा कॉन्ट्रा वाला, वो अभी हमारा यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन पढ़ा था ना, वो अभी काम नहीं आया ना, उसका इंपैक्ट डायरेक्टली बैलेंस शीट पर आता है। चलो, ये आपके पास हो गया। अब यहां तक जब निकालोगे चीजों को तो अब देखो ध्यान से, क्या लोगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 4 लाख का, लेस बताओ क्या कर दोगे। प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बताओ कितना आएगा मेरे बच्चे। ये आएगा आपके पास, फेयर वैल्यू है 10 65 की ना, 10,65,000 का 60% नहीं 40% लेस करोगे ना। सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं यार, पागल हो गया। लोगे तो 60% ना, 60%, 10,65,000 का 60%, 639। पे कर रहे हो कम, फायदा हो गया। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज, क्योंकि पे कितना करो, 4 लाख मिल कितना रहा है, 639, तो 239 का हो गया फायदा। कि ये बात भी क्लियर है आपकी, ये बात क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। ये बात क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे चल सकते हैं। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट को, ये तो आप भली बात ही जानते ही हो इस चीज के बारे में तो। एनसीआई एट डेट ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ एक्विजिशन, कितनी थी बताओ। डेट ऑफ एक्विजिशन की थी 10,65,000 का 40%, 10,65,000 का 40%, 4,26,000। ठीक है, 426। और ये बात आपको पता था प्लस भी होगी, प्लस शेयर इन चेंजेज। चेंजेस कौन सा वाला, कंट्रोल की डेट के बाद वाला है ये वाला। ठीक है, तो 10,000 का 40%, 4,000, तो ये आपके पास आ गया 4,30,000। क्या आ गया, एनसीआई। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तक नहीं। मैंने अभी कुछ एड ऑन नहीं किया है, वही चल रहा, चलता हुआ आ रहा है आपका ना, अब तक कोई चेंज नहीं हुआ हमारे पास प्रोसेस में। वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। है ना, अदर इक्विटी का बताओ क्या करोगे। सेम वही, एच लिमिटेड, सॉरी पी लिमिटेड है ना वो। बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड, बताओ कितना है पी लिमिटेड का बैलेंस। पी लिमिटेड का जो बैलेंस है अदर इक्विटी का वो है 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। ठीक है, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं।
अच्छा 1 मिनट ना, जब तक नोट। चलो बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आपसे, बैलेंस। इसके अलावा हम क्या ऐड करते थे इसके अंदर बताओ, प्लस करते थे शेयर इन चेंजेज। पिछला चाहो तो पैटर्न चेक कर लो, कितना था 10,000, 10,000 का 60%, क्योंकि ये एच लिमिटेड का है। कितना आ गया 6,000 का। ठीक है, हम इसी का हिस्सा, क्योंकि इसके दो हिस्से होते थे, एक जाता एच लिमिटेड में, एक आ जाता था एस लिमिटेड में। तो ये तो एनसीआई का पार्ट बनता था, ये आपका कंसोलिडेट का पार्ट बनता था, हम यही करते हुए आए, कोई नया नहीं है। प्लस मैंने बोला था गेन ऑन बार्गेन परचेज को यही ऐड कर दिया करो, गेन ऑन बार्गेन परचेज है तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, याद हो तो लास्ट में। ठीक है ना, अलग से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप अदर इक्विटी का पार्ट होता हो। जैसे याद देखो, हमने पिछले में भी हमने एक साथ ऐड करवाया था आपसे, देखो यहां पर मैंने आपको अलग से इसको ऐड भी करवाया था। ठीक है ना, आप वहां पर भी इसको ऐड कर लेना, क्योंकि अदर इक्विटी का ही पार्ट होता है। क्योंकि जब आप वहां ऐड लेस करने की वजह से यही कर दो, आप चाहो तो ऊपर भी दिखा सकते हो ऐड करके बैलेंस शीट डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना था बेटा बताओ एनसीआई, सॉरी बार्गेन परचेज, 239, 239। तो बताओ टोटल, अबे क्या है यार, टोटल 239 प्लस 6,000 प्लस 4 लाख, 645, 645 का। ठीक है, यही बेसिकली हम बनाते हैं और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हम सीधी कंसोलिडेट की बात करते हैं। कंसोलिडेशन पर ही उस चीज का आपको एडजस्टमेंट दिखाना जो हमने इससे पहले देखा था। मैं बैलेंस शीट को इसके पैरेलल ले रहा हूं। बैलेंस शीट को आप प्रॉपर वैसे बनाओ जैसे इससे पहले मैंने बनाया है, ओनली फॉर ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल को छोड़ देना। ठीक है, दो आइटम छोड़ देना, बाकी आपको एज इट इज करना जो पहले आप करते हुए अब तक आए हो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना, जैसा तुमने अब तक किया है, सेम पैटर्न सेम चीजें वही फॉलो करनी है। अब तक देख लो ना, कैलकुलेशन में कोई डिफर किया है, कोई भी नया नहीं किया। सर आपने वो एडजस्टमेंट पढ़ाया था वो तो कुछ करवाया नहीं, वो डायरेक्ट में बैलेंस शीट में इंप्लीमेंटेशन डालूंगा। ठीक है ना, जो बेसिकली जो पैटर्न है वो यही रहने वाला है। ठीक है, उसका इंपैक्ट इसीलिए बोला मैंने, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का बैलेंस छोड़ देना, आप इसको अंदर करके छोड़ देना। असेट्स, पीपी, देखो बच्चा, पीपी में कितना आएगा, पीपी के अंदर टोटल है 19 लाख, 19 लाख, और 19 लाख के साथ साथ आपका 90 का योर आएगा, तो 1990। दिक्कत, मैंने क्या क्या बताओ, 10 + 9 + 0.09, कौन सी 90 कौन सा था, ये वाला भी आएगा जो यहां पर इंक्रीमेंटल में आया था। ये 1 लाख, हाँ 90, हाँ 90 है। ठीक है, ये आएगा। इसके अलावा गुडविल आपके पास है नहीं है, आ जाएगा करंट असेट्स। करंट असेट्स में देखो क्या है, करंट असेट्स में बाइफरकेशन दे रखा कि नहीं दे रखा है। करंट असेट दोनों का ऐड कर दो एक बार के लिए ना, दोनों का ऐड कर दो, कितना हुआ 1.5 लाख और 2,10,000, 150 + 2,10,000,
3,60,000 ना, यहाँ दिखा दो एक बार ना। 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2,10,000, यहां से उसका इंपैक्ट आएगा ट्रेड रिसीवेबल वाला, ट्रेड रिसीवेबल वाला इंपैक्ट आएगा। मैं कहूं तो आपसे क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास था वो था 20,000 का ट्रेड रिसीवेबल था इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, और वही बात करता हूं एस लिमिटेड में 15,000 पेबल टू एच लिमिटेड। डिफरेंस जो था आपको ट्रांजिट वाला 5,000 का, आप ऐसा मानो ट्रांजिट था ही नहीं, आप उसको वैसे नॉर्मल ट्रेड कर लो। तो जब आप ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस, करंट एसेट बैलेंस निकालोगे, तो यहां से आप क्या कर दोगे बताओ? इसको भी होल्ड कर लो ना, अभी होल्ड कर लो, करते हैं बात इसके ऊपर। यदि वो एडजस्टमेंट ना दे रखा होता तो आप दोनों को ऐड कर देते और दिखा देते। इक्विटी, इक्विटी। अरे यार क्या चाहता है मेरे से? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको पता है पी लिमिटेड का आएगा, एस का नहीं आएगा, है ना? 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। अदर इक्विटी का बैलेंस आपने निकाला है 6,45,000, ये आपने वर्किंग नोट में निकाला है, देख लो 6,45 का। एनसीआई का बैलेंस भी आपने निकाला है 4,30 का, 4,30 का। अब आपके पास क्या आ गया बताओ? आपके पास आगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी है। अच्छा एनसीआई, यहाँ दिखा दूं लाइबिलिटी, यहां पर आपका नॉन करंट लाइबिलिटी भी है और करंट लाइबिलिटी भी है। नॉन करंट लाइबिलिटी बताओ बैलेंस में कितनी है, बैलेंस शीट में कितनी है? नॉन करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर है 1,90,000, 1,90,000 यानी कि एक 190 का ना। लो भैया 190 का, 1,00,000 प्लस 90,000। एक चीज और पता होगा कि आपका फेयर वैल्यू में चेंज हुआ था, आपसे बोला गया था कि आपको नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 15,000 ज्यादा पे करना है। कहां आया था सर? देखो ये रहा 15 का, तो 15 आपका यहां पर ऐड होगा। सर यहां तो लेस किया था आपने, मैंने मेरे बच्चे यहां नेट असेट्स पे इंपैक्ट आ रहा था, वहां बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वहां तो डिजिट दिखानी पड़ेगी ना। तो प्लस करोगे 15,000 का, कितना हो गया बताओ? 190 है, 2,05,000। करंट लायबिलिटी पे भी देख लो, करंट लायबिलिटी में भी देख लो, करंट लायबिलिटी में क्योंकि चेंज का फर्क तो आता नहीं है, यहां है 50,000, यहां है 20 से 70,000, 70,000। ये क्वेश्चन मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अब मुझे बस इतना बता दो यहां कितना बैलेंस आएगा और यहां कितना बैलेंस आएगा। ये मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये आप कंसेप्चुअली समझो, आप कंसेप्चुअल समझो। मैंने ही, मेरे डेटर भी हैं और मेरे क्रेडिटर भी है, मैंने किसी को माल बेचा है, यानी कि यहां पर एस लिमिटेड ने उसको माल बेच रखा है, तो उसके डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तो अल्टीमेटली दोनों को कैंसिल कर दूं मैं? तो मैं अल्टीमेटली एंट्री की बात सोच रहा हूँ, तो मैं यहां पर एंट्री क्या डाल रहा हूँ सोच के देखो ना, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन कह रहा भैया ये है एच लिमिटेड और ये है आपका एस लिमिटेड। बोला देखो एच लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल है इसमें, कितने के? 20,000 के। और बोला इसके इसके अंदर जो है वो टीपी है, कितने? 15,000 के। प्रॉब्लम आ गया? यानी कि ये कह रहा है कि एच लिमिटेड को एस लिमिटेड से 20,000 लेने हैं, बोलो ना, लेने हैं। और ये बोल रहा है इसको 15,000 जो है वो देने हैं। क्या कंसेप्ट समझ रहा है? अब बस इसका एडजस्टमेंट करके दिखा दो और मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म है, फटाफट से।
फटाफट से, फटाफट से सोचो, फटाफट सोचो। सिंपल सा समझो ना यार, सिंपल सा समझो ना। इन दोनों के बीच में डेटर जो क्रेडिटर का रिलेशन है ना, 15,000 का कॉमन है। 15 इधर से लेस कर दो, 15 उधर से लेस कर दो। सिंपल है ना। 5 का ट्रांजिट है, उसका भी देख लेते हैं, या फिर ऐसा कर लो। यहाँ जो आपको बुक्स में है, ये जो एसेट्स है आपका, ये 15,000 तो आपका यहां से लेस हो जाएगा, 15,000 आपका यहां से लेस हो जाएगा। कॉमन खत्म। 15 यहां से, 15 वहां से। लेकिन यहां से आपकी एक चीज और लेस होगी, नॉन करंट लायबिलिटी में 20 का इंपैक्ट हो रहा है क्या? एक सेकंड रुको ना बच्चा, क्वेश्चन देख लेता हूँ। आ गया। ये रहा। मैं यहां से भी लेस कर दूं तो 70 माइनस 55। हाँ, ठीक है। कॉमन कितना मेरे बच्चे? 15 15 का, ये हटा दो बस, खत्म। और क्या है, ये तो था यहाँ पर। सर 20 का क्या कर, अरे कुछ नहीं करना है, मुझे बता ना। 20 लेने हैं, 15 देने हैं, तो 15 कैंसिल कर दो, 5 को नेट ऑफ ऑटोमेटिक बच जाएगा, बोलो ना। 5 तो नेट ऑफ भाई अब मैं क्या कहूंगा, अब इसको नेट कर दो, बोलो 5,000 मुझसे लेने हैं, बस खत्म। यदि मैं 15 हटा दूं, अल्टीमेटली 15 यहां से हटा दूं, 15 यहां से हटा दूं, तो देने तो जीरो हो जाएगा, लेने 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो बस वही करना है आपको। 15 यहां से हटा दो, 15 यहां से हटा दो, तो कितना रहा है? 150 प्लस 2,10,000 माइनस कर दिया 15,000, 345। और नीचे में देखना चाहूं तो 70,000 माइनस 15,000, है ना, 55,000। ऐड कर दो बस। इम्पैक्ट देखा ना, इम्पैक्ट क्या कह रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं यहां से हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन को मैं यहां से हटा भी दूं, कहां गया यार इतना क्वेश्चन है, ये इस लाइन को मैं हटा भी दूं तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, वो कह रहा है भैया देखो, 20,000 तो लेने हैं, देखो आ गया। 20,000 तो एज ए डेटर है, ठीक है। 15,000 के क्रेडिटर हैं, तो कॉमन कितना हो गया 15,000 का। 15 को दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, 5 ऑटोमेटिक बच जाएगा। उसी की बात कर रहा था, बोला 5 ट्रांजिट में चल रहा है, बोला हाँ भाई मान लिया हमने, वो ऑटोमेटिक 5 बच गया है, तो अब कुछ करने की जरूरत तो आपको है नहीं है। फटाफट से बैलेंस शीट मैच करवा दो। ठीक है, फटाफट बैलेंस शीट मैच करवा दो। करेंगे हम 1990 प्लस 345, 2335, 2335। 10 लाख प्लस 6 लाख, 45,000। 430, 25 प्लस 55,000। क्या कर रहा हूँ मैं यार, 10 प्लस 6,45,000। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 10 लाख ना, 6,45,000। हाँ आप सही है। 430, 2,05,000 प्लस 55,000, 2335, 23,35,000। ठीक है, 23,35,000। हाँ ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी टॉपिक हो गया मेरा खत्म।
एक एडजस्टमेंट हो गया ना। अब मैं एडजस्टमेंट जोड़ता हुआ जाऊंगा, और अब मैं एक बार के लिए एडजस्टमेंट एक साथ करवा देता हूं, ठीक है, विद प्रैक्टिकली। और फिर मैं एक साथ कॉमन एग्जांपल लूंगा, क्योंकि बार बार क्या होगा कि हम रिपीट करते हुए जा रहे हैं चीजों को ना। क्योंकि देखो हमने पिछले पिछले चार क्वेश्चन हमने किए, चारों क्वेश्चन में कुछ प्रोसीजर 80% से लेकर 90% तक हमने कॉमन कंटेंट है वो लिया है। अब इसमें हमने क्या किया, बस ओनली फॉर हमने जितना लेना था जितना देना था, कॉमन पार्ट था हटा दिया, बाकी 5 रह गया, ठीक है ना। अब ये चलता रहेगा बस। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? बोलो ना। यहां तक क्लियर है तो मैं अब आऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अब एक सेशन प्रॉपरली एडजस्टमेंट का लूंगा, फिर एक में एग्जांपल इमीडिएटली एग्जांपल का लूंगा, ठीक है ना। अब दो तीन जो कॉमन है, जो ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, उन एडजस्टमेंट की मैं चर्चा करूंगा। जैसे यूआरपी है, अनरियलाइज्ड फंड है, डिविडेंड की मैं पहले सारे एडजस्टमेंट ले लूं, फिर लास्ट में एक साथ डिविडेंड का लूंगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल एडजस्टमेंट फिर डिविडेंड के साथ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट सेशन के अंदर।